नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आज्ञा और मेरे साथ आज एक ऐसे खास व्यक्ति जुड़े हैं जो IRS के वरिष्ठ पद पर रह चुके हैं। इसके साथ वह इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजी साइंसेस के साथ भी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ वो लखनऊ चैप्टर 2 के चेयरपर्सन हैं। हेलो, नमस्कार सर। मानव जीवन पर इसका क्या असर पड़ता है और इसका विज्ञान से क्या लेना देना है? देखिए, ज्योतिष हमारे यहाँ वेदों में 95,000 वर्ष पूर्व जो ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति है उसकी व्याख्या की हुई है। किंतु उस वक्त वैज्ञानिक साधन उपलब्ध नहीं थे जिसके माध्यम से हम उन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति की व्याख्या कर सकें वैज्ञानिक आधार पर। किंतु आज की डेट में, आज की तिथि में हमारे पास बहुत सारे वैज्ञानिक साधन उपलब्ध हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे वेदों में जो ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति का वर्णन है उसकी वास्तविकता क्या है वो हम जान पाते हैं आज की स्थिति। लोकमान्य तिलक जी ने इसीलिए ज्योतिष की आयु लगभग 90,000 वर्ष पूर्व की बताई है। यह ज्योतिष इतना पुराना है और ज्योतिष की विशेषता हमारे वेदों में ज्योतिष के कारण ही गणित उत्पन्न होता है। गणित में जो 1 से 9 अंक भारतीय ज्योतिष की देन है, जो विभिन्न भाषाओं में सेम उसी रूप में लिया गया है, जिसको हम 9 कहते हैं, अंग्रेजी में 9 का ही रूप है। 8 कहते हैं, 8 कहते हैं, अष्ट का ही रूप है। तो 1 से 9 तक के अंक की मान्यता सारी सभ्यताओं में और हर देश में माना गया है। ये हमारे भारतीय ज्योतिष की देन है। जहां तक बात है वैज्ञानिक आधार की, तो इसमें जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती गई है, सुमेर में एक प्रयोग हुआ था। सुमेर में बहुत ऊंची ऊंची मीनारें बनाई गई और उन मीनारों पर मनुष्य जाति पर जो भी घटित होता है, जो भी समाज में या मनुष्य जाति पर जो महामारी, बीमारी या कोई भी घटना घटित होती है, उसका अध्ययन वहाँ के लोग करते थे। क्या इसका नक्षत्रों से, ग्रहों से कहीं कोई प्रभाव है? ये इस संबंध में बहुत पुराने तो नहीं, लेकिन 1920 का एक रिसर्च है जो एक रशियन साइंटिस्ट है जे वसु। जे वसु ने ये प्रतिपादित किया है कि सूर्य पर हर 11 वर्ष में आणविक विस्फोट होता है। ये वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया और उस आणविक विस्फोट का प्रभाव मानव जाति पर पड़ता है। जब भी आणविक विस्फोट सूर्य पर होता है तो उस आणविक विस्फोट के कारण इस पृथ्वी पर युद्ध की स्थिति, क्रांति की स्थिति या कुछ अजीब सी स्थिति का निर्माण होता है। ये जे वसु ने प्रूव किया। बल्कि उस समय रशिया में स्टालिन का शासन था। स्टालिन को जे वसु को इस कहने पर, क्योंकि कम्युनिस्ट में सब कुछ क्रांति का आधार एक आर्थिक होता है, वो ये मान ही नहीं सकते थे कि प्रकृति के आधार पर क्रांतियां उत्पन्न होती हैं, युद्ध उत्पन्न होता है। तो जे वसु को उन्होंने जेल में डाल दिया। स्टालिन के मरने के बाद फिर जे वसु जब निकले, बहुत अधिक तो जिंदा नहीं रह सके, किंतु उन्होंने क्रांति और जो क्रांति का कारण सूर्य पर होने वाली घटनाओं को प्रूव किया। ये जे वसु का रिसर्च है, ये वैज्ञानिक आधार है। तो सूर्य जो इतनी दूर हमसे स्थित है, हमारे मन की स्थिति को
हमारी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा होता है। ये प्रामाणिकता वहाँ से हमको मिली है। इसी संबंध में जब भी सूरज की घटनाओं को उन्होंने 11 वर्ष की क्रांति से जोड़ा तो महामारी से भी जोड़ा है, न कि केवल युद्ध से, बल्कि महामारियां भी जो फैलती हैं और महामारियों के फैलने का भी एक निश्चित अंतराल होता है और उस अंतराल को सूर्य पर होने वाली घटित घटनाओं से जोड़ा गया। वृक्ष की आयु निकालने के लिए उसके वलय के आधार पर वृक्ष की आयु वैज्ञानिक आज की डेट में निकालते हैं। वो उस वलय का निर्माण भी सूर्य पर होने वाली आणविक विस्फोट के कारण होता है हर 11 वर्ष। उसके कारण से वृक्ष की आयु की गणना की जाती है। तो जहां तक ज्योतिष का संबंध है, नक्षत्र और ग्रहों का पृथ्वी पर प्रभाव का असर है, सूरज की तरंगों का रूपांतरण पृथ्वी को कंपित करता है। इसका प्रभाव सूर्य पर घटने वाली घटनाओं का जो घटना पृथ्वी को प्रभावित करती है। एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं कि ग्रहण की स्थिति में जब भी सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है या चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है तो पक्षी 24 घंटे पहले गीत गाना बंद कर देते हैं, कलरव अपना करना बंद कर देते हैं। ये उनको प्रकृति की तरंगों से एहसास होता है। जापान में एक पक्षी है जो हर गांव में पाया जाता है। भूकंप आने के 24 घंटे पहले वो गांव को छोड़ देता है। बंदर, जिसका स्वभाव हमेशा आवाज करने का होता है, वो वृक्ष से उतर करके नीचे आ जाता है और एक साधनारत तपस्वी से भी अधिक मौन रहता है। तो इन सब चीजों का प्रभाव हमारे ज्योतिष में अध्ययन किया गया, जिसको अब चूंकि वैज्ञानिकता के आधार पर इसका रिसर्च किया जा रहा है तो वैज्ञानिक प्रमाण मिल रहे हैं। अब प्रामाणिकता उसमें जुड़ रही है। इस संबंध में एक और रिसर्च की बात मैं करना चाहूँगा। एक स्विस के चिकित्सक डॉक्टर थे, जे स्विस पैरालिसिस। उन्होंने वो ज्योतिष के बहुत बड़े आलोचक थे। उन्होंने अपने मरीजों का उपचार उनके जन्म नक्षत्रों के आधार पर करना प्रारंभ किया और उन्होंने ये पाया, उस मेडिकल साइंस में बहुत बड़ी घटना घटित हुई। पैरालिसिस का जो कि ज्योतिष के आलोचक थे, बाद में उन्होंने पूरी उसकी थ्योरी दिया है कि जिस क्षण व्यक्ति का जन्म होता है उस क्षण नक्षत्रों और ग्रहों की जो ध्वनि होती है उसके बीच की तारतम्यता दोनों में जब गड़बड़ होती है तो बीमारी का प्रादुर्भाव होता है। उन्होंने बताया कि अगर ये पूछा जाए कि स्वास्थ्य क्या है तो आज का डॉक्टर ये कहता है कि बीमारी नहीं है इसलिए स्वास्थ्य, किंतु किसी का न होना, बीमारी का न होना, स्वास्थ्य तो हम लेकर के पैदा होते हैं। अब ये उसी तरह का प्रश्न हुआ कि अतिथि और मेहमान में क्या अंतर? अतिथि मेहमान नहीं है तो अतिथि। तो ये परिभाषा नहीं हो सकती। ये परिभाषा हमारे ज्योतिष में बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित है, अच्छी तरह परिभाषित की गई है कि जो क्षण, वो क्षण का महत्व है। जिस क्षण इंसान या व्यक्ति या मानव पैदा होता है या कोई भी जीव पैदा होता है उस समय, उस क्षण जो नक्षत्रों का एक हार्मोनी है और उसके अंदर की हार्मोनी दोनों एक व्यवस्थित होती है। वो जब व्यवस्था बिगड़ती है तो स्वास्थ्य बिगड़ता है। डॉक्टर ने, उस चिकित्सक ने अपने मरीजों का इलाज कुंडली देख के स्टार्ट किया और उन नक्षत्रों को उसने कहा कि दवा दिए जाने पर तो ठीक सिम्टम ठीक हो जाते हैं, लेकिन बीमारी, बहुत सारे असाध्य रोग ठीक नहीं हो सकते। उसको ठीक करने के लिए उसके अंदर की जो ध्वनि है, अंदर की जो आवृत्ति है,
उस आवृत्ति को जिस क्षण पैदा हुए थे उस क्षण के आवृत्ति से रिजोनेंस करना होता है। वो जब करते हैं तो वो स्वास्थ्य एकदम स्वस्थ हो जाता है। जैसे अस्थमा की बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती है, नॉर्मल मेडिकल साइंस में आजकल एलोपैथी में ठीक नहीं हो सकती, लेकिन अगर जिस क्षण उस क्षण की अगर आपको ध्वनि पैदा हो, ध्वनि मालूम हो, तो उस ध्वनि को समायोजित करके आप ठीक कर सकते हैं, जो प्रकृति के साथ ठीक हो सकती है। तो ज्योतिष में क्षण का बड़ा इंपॉर्टेंट है। समय, किस समय पैदा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। और वो क्षण मात्र इसलिए है कि जिस क्षण कोई किसी का प्रादुर्भाव हो रहा है, कोई पैदा हो रहा है, उसी क्षण सूर्य का उदय हो रहा है या अस्त हो रहा है या नक्षत्र का उदय हो रहा है, ग्रहों का भी उसी समय होता है। तो वो जो हार्मोनी है, जो ग्रहों के बीच की, नक्षत्रों के बीच की हार्मोनी है और उस जीव के बीच की जो हार्मोनी है, वो उस हार्मोनी को चूज करता है कि किस समय उसकी आत्मा को इस पृथ्वी पर प्रादुर्भाव होना है। अब क्षण का महत्व एग्जाम्पल से देखिए, इसको साइंटिस्ट कैसे, वैज्ञानिकता से प्रमाणित कैसे किया जा सकता है, ये तो कह सकते हैं। आपको मालूम होगा कि जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। हाँ। जुड़वा दो तरह के होते हैं, एक अंडे से होता है, एक अंडे से, और दूसरा दो अंडे में दो होते हैं। जो दो अंडे से होते हैं वो तो ठीक है, उसमें उसके क्षण में अंतर आ जाता है पैदा होने में, या निषेचन क्रिया जब होती है उसमें अंतर आ जाता है। लेकिन जो एक अंडे में है क्षण लगभग समान होता है। और विशेषता यह है, ये वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया है, तो उसमें यह पता चला कि एक अंडे से पैदा हुए जुड़वे का IQ एक होता है। भले ही एक पैदा होते ही हिंदुस्तान में, एक आप अनेक का भेज दीजिए, उसको पता भी ना हो, लेकिन जब IQ टेस्ट किया जाता है तो दोनों का एक होगा। दोनों की बुद्धि लगभग एक तरह होती है। अगर एक को जुकाम होगा तो दूसरे को जुकाम होगा, एक अंडे से पैदा होने वाले। और दूसरा रिसर्च ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर एक की मृत्यु होती है तो दूसरे की मृत्यु भी 3 दिन से 3 महीने के अंदर उसी वर्ष में हो जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों है? ये वैज्ञानिक प्रमाण है। हाँ, ऐसा इसलिए, वही मैं आ रहा हूँ, ऐसा इसलिए है, उस क्षण का महत्व है। वो पर्टिकुलर जिस क्षण पर पैदा हुए हैं, जिस क्षण पर उनका निर्माण प्रारंभ हुआ है, वो क्षण इतना इंपॉर्टेंट है कि उस क्षण के कारण ही समानता है। एक ही पिता और माता के पैदा हुए 2 बच्चों का समान नहीं हो सकता, लेकिन एक ही क्षण पैदा हुए, एक ही अंडे से पैदा हुए ट्विंस का ये समानता मिलती है। दूसरा एक एग्जाम्पल और मेडिकल साइंस में, अगर मेरी स्किन खराब हो जाए तो किसी की भी स्किन, इस पृथ्वी पर कोई ऐसा आदमी नहीं ढूंढा जा सकता है जिसकी स्किन से हमारी स्किन को रिप्लेस किया जाए। खुद अपनी स्किन से हमारी स्किन रिप्लेस हो सकती है, ठीक है। जबकि वैज्ञानिकता में, लैबोरेटरी में अगर 2 आदमी स्किन को रख दिया जाए तो उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, उसकी सारी गुणधर्म एक हो गए। वैज्ञानिक बता नहीं सकता कि 2 आदमी के स्किन है। किंतु जो जुड़वा बच्चे हैं उनकी स्किन एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेती है, उसी माँ बाप के पैदा हुए दूसरे भाई की स्किन भी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ये मात्र अगर कोई कारण है तो वो क्षण है जिस क्षण पर ये ग्रहों और नक्षत्रों की चाल, उनके ध्वनि, उनकी हार्मोनी निर्धारित है, और उसी क्षण उस व्यक्ति का जो पृथ्वी पर आया है उसकी भी हार्मोनी निर्धारित है। तो क्षण का महत्व, ये महत्व हमारे ज्योतिष में अध्ययन किया जाता है, उस क्षण का महत्व। दूसरा एक एग्जाम्पल और बता सकते हैं कि जो टेस्ट हुए हैं, वैज्ञानिक जापानी साइंटिस्ट हैं टोयोटो, उन्होंने, या नाम मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, एनीहो, एक वैज्ञानिक प्रमाण है कि उन्होंने मछलियों को, समुद्र में मछलियों का एक उनके व्यवहार का अध्ययन किया। इस नेचर में, इस प्रकृति में एक चीज इसके पहले और बता दें, जल एक ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से सारी गतिविधियां प्रकृति की
ग्रहों नक्षत्रों की और मानव की एक दूसरे के बीच में तारतम्य बनाता है। जो समुद्र के पानी का कंस्टिट्यूएंट्स है वही हमारे अंदर जो पानी है उसका भी कंस्टिट्यूएंट्स वही है। और हमारी बॉडी में 65% पानी है। माँ के गर्भ में जो बच्चा रहता है उसका भी सारा माँ से जो संबंध स्थापित होता है वो जल के थ्रू होता है। जल एक इतना इम्पोर्टेंट है। उसमें जब अध्ययन किया गया तो मछलियों को जो समुद्र में रहती हैं, जो लहरें, चढ़ती हुई लहरें होती है, उतरती हुई लहरें होती हैं। मछलियां चढ़ती हुई लहरों पर सवार होकर के किनारे पर आती हैं और एक पर्टिकुलर समय पर लाखों करोड़ों मछलियां अपने अंडे रख जाती हैं और उतरती हुई लहरों से वापस चली जाती हैं। 15 दिन के बाद से जब फिर वो लहर वापस आती है तो मछली, तब तक अंडे बच्चे हो गए होते हैं, उनको लेकर के समुद्र में चली जाती है। सारे वैज्ञानिक इस पर बहुत आश्चर्यचकित हुए कि ऐसी क्या संवेदनशीलता है कि ये मछलियां एक समय पर ही सारे अपने अंडों को देती हैं। उसमें यह रिसर्च करके निकाला, लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि ये चांद की वजह से होगा। चांद से जो संप्रेषित सूचना है उस सूचना को ग्रहण करके की जाती है। फिर ये प्रैक्टिकल किया गया कि उन मछलियों को किसी तालाब में आर्टिफिशियल लाइट में दिन बना दिया गया या रात बना दिया गया। मछलियों के दिमाग को भ्रमित कर दिया गया कि वो समझ न पाए कि क्या है। तो भी उस पर्टिकुलर टाइम पर जब समुद्र की मछलियां एक समय आकर के अंडे दे रही हैं, वो मछलियां जल में ही अंडे दे देती हैं। तो ये सारा प्रभाव प्रकृति का जीव पर पड़ता है, ये प्रमाणित है। और सारा जल के थ्रू हमारे अंदर 65% जल है। ल्यूनेटिक, मैक्सिमम संख्या ल्यूनेटिक यानी पागलपन, पूर्णिमा के दिन मैक्सिमम, ये डाटा उपलब्ध है कि पागल खानों में मैक्सिमम भर्ती पूर्णिमा के दिन होती है और मैक्सिमम लोग पागल खाने से अमावस्या को निकाले जाते हैं, ठीक होते हैं। क्यों ऐसा? लेकिन ऐसा चंद्रमा का प्रभाव, ये चंद्रमा आपके जल को प्रभावित करता है। अगर पागलपन का कारण ही चंद्रमा है। ल्यूनेटिक वर्ड करीब 3000 वर्ष पुराना है जो लोगों ने दिया है। ल्यूनेटिक का मतलब पागलपन है। अगर पागल को प्रभावित कर सकता है चंद्रमा, तो गैर पागल को नहीं प्रभावित कर सकता। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि चंद्रमा के सामने आने पर वो पागलपन जो है वो खत्म होता है या फिर चंद्रमा के सामने ना आने पर? चंद्रमा प्रभाव नहीं, ये डिपेंड करता है उसके बीच के, वो उस क्षण के संगीत को, जिस क्षण पैदा हुआ है उस क्षण का संगीत, क्योंकि वो चंद्रमा की किरणें तो सभी को प्रभावित कर रही होती है। अंतर क्या है? कोई पागल होता है, कोई नहीं पागल होता है। अंतर तो वो क्षण है जिस क्षण पर वो पैदा होता है। उस क्षण का संगीत उसके अंदर क्या है, उसकी हार्मोनी क्या है, वो अंतर पैदा करता है। उस अंदर की हार्मोनी चंद्रमा के उस संदेश को, उस संप्रेषण को किस रूप में लेती है, या चंद्रमा ही नहीं बल्कि सर पूरे ब्रह्मांड को। तो साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया है आज की डेट में, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड, मतलब जो भी हमारे पिंड में, शरीर में, वो पूरा ब्रह्मांड में प्रभावित होता है। उसी तरीके से जैसे हमारा अंगूठे पर चोट लगी तो हमारा पूरा शरीर बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता। उंगली में चोट लगी तो हमारा पूरा शरीर प्रभावित होता है। मस्तिष्क में लगा तो शरीर प्रभावित होता है, और शरीर पूरा खत्म हो गया तो मस्तिष्क को रहने की जगह नहीं मिलेगी। तो ये चीज एक दूसरे पर जो घटनाएं घटित होती है ग्रह नक्षत्रों के हार्मोनी, वो उस क्षण की, हर क्षण की अलग अलग होती है, जो ज्योतिष में इतने गहरा अध्ययन। और आज के डेट में चूंकि वैज्ञानिकता हम प्रूव कर सकते हैं, वैज्ञानिक आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए वो ज्योतिष हमारा जो 90,000 वर्ष पुराना वेदों में वर्णित है ग्रहों नक्षत्रों के अस्तित्व, वो प्रभावित होता है, वो सिद्ध होता है पूरा का पूरा, प्रामाणिकता उसकी मालूम होती है। एक मेरा सवाल ये है आपसे कि आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को या इंडियन एस्ट्रोलॉजी को किसको ज्यादा प्राथमिकता देते हैं? एस्ट्रोलॉजी तो इंडिया की ही है, एस्ट्रोलॉजी वेस्टर्न की नहीं है। वेस्टर्न और ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, मेरा सवाल है कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी लाइक जो लोग कार्ड देख के, कार्ड से ऐसे ऐसे करके खेल के बताते हैं कि ये आपका ऐसा करियर होगा, आपका ऐसा कुछ नहीं, होगा। उस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, हाँ। क्योंकि मेरा अध्ययन उस विषय में नहीं है। अच्छा।
मेरा अध्ययन केवल ग्रह नक्षत्रों से संबंधित जो प्रकृति को प्रभावित करता हुआ, मानव को प्रभावित करता हुआ प्रभाव है, उस पर है, जो भारतीय ज्योतिष का, वेदों का जो आधार है, जो वेदांग है। ये विद्या भी अंग शास्त्र हो सकता है, अंग शास्त्र की अपनी महत्ता है, न्यूमरोलॉजी की महत्ता है, नक्षत्रों के वाइब्रेशन, ध्वनि की आवृत्तियों से जो नाम रखने का अपना हिंदुस्तान में सिस्टम है, उस पर मैं व्याख्या कर सकता हूँ कि नाम क्यों रखा जाता है, पर्टिकुलर नाम का अक्षर क्या है। रिजोनेंस करने के लिए नक्षत्रों में हर नक्षत्र अपने पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं, और आपकी जो वाइब्रेशन है, जो फ्रिक्वेंसी है, उस फ्रिक्वेंसी को रिजोनेंस कराते हैं, उसका प्रभाव प्रकृति में पड़ता है। लेकिन ये जो टैरो कार्ड की बात कर रही हैं और या किसी पत्ते से हो रहा है, इसके बारे में मैं अभी, चूँकि इस पर मेरा अध्ययन नहीं, तो मैं कमेंट करना नहीं चाहूँगा। एक अलग विधा हो सकती है। तो मेरा एक सवाल और है आपसे, क्या ज्योतिषी आज के समय में करियर, स्वास्थ्य और रिश्तों को सही दिशा दे पा रहा है, सही चीजें बता पा रहा है? ये डिपेंड करता है। देखिए, जब आप उस क्षण की हारमोनी का, उस क्षण के साउंड के वाइब्रेशन का, उस जीव का अध्ययन कर लेंगे, तो आप एक अध्ययन जो किया हुआ ज्योतिषी है ढंग का, वो इन चीज़ों की व्याख्या कर सकता है। देखिए, इस संबंध में मैं एक बात और कह सकता हूँ, जो पिछले 50 वर्षों में प्रमाणित भी हुआ है, कि किसी भी जनरल सेना अध्यक्ष की कुंडली या सेना में वॉरियर्स की कुंडली और कभी की कुंडली में जो ग्रह नक्षत्र हैं, वो दोनों मैच नहीं कर सकते। ये अध्ययन हुआ है कि जितने भी वॉरियर्स हैं, वो मंगल से प्रभावित होते हैं। कभी का एक अलग संवेदनशीलता होती है, उनकी कुंडली में मंगल का वो प्रभाव नहीं है जो प्रभाव एक वॉरियर्स का, एक शिक्षक का है। एक युद्ध प्रिय लोग हैं कि युद्ध से ही शांति आती है, और एक शांति प्रिय लोग हैं। ऐसे लोगों की कुंडली जब अध्ययन की गई, तो उन दोनों में जो युद्ध प्रिय लोग हैं, उनकी एक अलग समानता है, जो शांति प्रिय लोग हैं, उनकी एक अलग समानता है। बात मात्र इतनी है कि आप उन ग्रह नक्षत्रों की चाल को, उनकी गणित को, और उसकी वाइब्रेशन को, उसकी ध्वनि की आवृत्तियों को, और आपके क्षण, उस क्षण को, जिस क्षण आप पैदा हुए हैं, ये बेसिकली अगर क्षण की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण है। निषेचन का क्षण में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वो उपलब्ध नहीं हो सकता। इसलिए दूसरा जो महत्वपूर्ण क्षण है, वो वाह जगत में हमारा जब प्रादुर्भाव होता है, तो वो क्षण, तो उस क्षण की वाइब्रेशंस को अध्ययन करके, आप ध्वनि की गतियों को अध्ययन करके हम चीज़ों को बता सकते हैं कि कैरियर है या किस फील्ड में जाएगा, आर्मी के क्षेत्र में जाएगा, संवेदनशील होगा, युद्ध प्रिय होगा, शांति प्रिय होगा, आर्टिस्टिक होगा। ये सारी बहुत अच्छी व्याख्या बड़े सही ढंग से, और बच्चों के गाइडेंस, कैरियर गाइडेंस के लिए ये ज्योतिष बहुत उपयोगी है, अगर शुरू से ही किया जाए। तो मेरा एक सवाल और है, आजकल के समय में जो युवा है, वो अपनी पैसा ना खर्च करने की वजह से किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाते, बल्कि एआई से अपनी कुंडली निकलवा लेते हैं। तो एआई की बनाई हुई कुंडली किस हद तक सही है, आप वो बता दीजिए। बहुत सही, बहुत अच्छा। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास जितना फीड किया गया है, जितना डाटा उपलब्ध है, उसी डाटा से निकाल करके आपको बता देगा। एआई में संवेदना नहीं है, अपनी बुद्धि नहीं है, एनालिटिक पावर नहीं है। तो बल्कि मैं इस संबंध में एक एग्जाम्पल भी देना चाहूँगा आपको, बहुत ही अच्छा लगेगा शायद। महाभारत का युद्ध के बारे में आप जानती होंगे। आपने बर्बरीक का नाम सुना होगा। बर्बरीक भीम के पौत्र थे, और बर्बरीक की ये सिद्धि थी कि वो 3 बाण में पूरे युद्ध को खत्म कर देते थे। उनकी मात्र इतनी प्रतिज्ञा थी कि जो हार रहा होगा उसकी तरफ से मैं लड़ूंगा। जब युद्ध के लिए बर्बरीक कौरवों के पक्ष में आने लगे, कौरवों की हालत खराब हो गई थी, तो कृष्ण जी ने उनको रास्ते में रोका और पूछा, आप युद्ध के लिए जा रहे हैं? उन्होंने कहा, हाँ मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ, 3 बाण में युद्ध मैं खत्म करूंगा। बोले, आप किसकी तरफ से लड़ेंगे? तो उन्होंने कहा, जो हार रहा होगा उसकी तरफ से लड़ूंगा। कृष्ण जी ने फिर प्रश्न किया, लेकिन जब आप युद्ध करेंगे जिसकी तरफ से, तो दूसरा पक्ष तो हारेगा, फिर क्या करेंगे? बोले, फिर उसकी तरफ से लड़ूंगा।
फिर पूछे ये तो क्रम चलता रहेगा, फिर तो केवल आप बचेंगे, इस पृथ्वी पर कोई बचेगा नहीं। तो इस कारण से उन्होंने कहा कि ठीक है आप युद्ध मत करिए, और उनसे उनका सर उन्होंने ले लिया था, मतलब उनका सर मांग लिया, और उन्होंने वचनबद्ध थे, उन्होंने अपने सर को दान में दे दिया श्री कृष्ण जी को। यहाँ बात अगर आप एआई की बात की हैं, तो उस समय का बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ उपकरण, जिसके पास संवेदना नहीं थी, जिसके पास सोचने की शक्ति नहीं थी, उसको जितना फीड किया गया था कि जो हारेगा उसकी तरफ से लड़ना है, बस इतनी बात उसके अंदर थी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भगवान कृष्ण जी ने एक वास्तविक युद्ध में जाने से रोका, इसलिए कि उसमें संवेदना नहीं है। तो जिसके पास संवेदना नहीं है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, वो रिसर्च कैसे कर सकते हैं, आपकी भविष्यवाणी को कैसे बता सकता है? वो केवल डाटा से कलेक्ट करके मैटर्स को बता सकता है, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं। और ये ज्योतिष एक विषय है जिसमें आपको अपनी संवेदना से, अपनी बुद्धि से, अपनी तार्किकता से, अपनी देश काल परिस्थिति के अनुसार उसकी व्याख्या करनी पड़ती है, उसका समायोजन करना पड़ता है। तो इस कारण से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक लिमिटेशन है, लेकिन उसके आगे भविष्य के बारे में नहीं। मेरा एक सवाल और है कि जैसे मैंने सुना था कहीं पे कि ग्रहों की अपनी एक दशा होती है, उन ग्रहों की दशा निर्धारित करने के बाद हमारी आयु निर्धारित होती है कि ये ग्रह इतने टाइम तक चलेंगे, उसके अनुसार मेरी आयु इतनी होगी। लास्ट आयु हमारी बताई गई है 120 साल, कि आखिरी हम कब तक जिएंगे, 120 साल तक ग्रहों के अनुसार। अब ये बताइए आप, बहुत सारे ऋषि मुनि तो 125 साल, 130 साल, 150 साल जिए, वो कैसे जिए अगर ग्रहों के अनुसार आयु 120 साल है? तो देखिए, आयु का जहाँ तक संबंध है, ये जो 120 वर्ष की आप बात कर रही हैं, ये हमारे यहाँ ज्योतिष में एक सिस्टम है विंशोत्तरी दशा। उस दशा में मैक्सिमम 120 वर्ष की आयु मानी गई है, और उसमें अलग अलग ग्रहों को अलग अलग वर्ष दिया गया है कि इतने वर्ष तक की है। जब हम आयु गणना करते हैं ज्योतिष के अनुसार, तो हमारे जो ग्रह पैदा होते समय उस क्षण के जो ग्रह हैं, वो बेसिकली अपने पूर्व जन्मों के आधार पर एक निश्चित बल लेकर के आए होते हैं। जैसे किसी का सूर्य बहुत स्ट्रांग होता है, किसी का मंगल स्ट्रांग है, किसी का बुध है, किसी का बृहस्पति, और किसी का कमजोर होता है। तो ये जो बात हो रही है, एक आइडियल कंडीशन की बात हो रही है, लगभग आइडियल कंडीशन की बात हो रही है कि 120 वर्ष की आयु कही गई है विंशोत्तरी दशा में। लेकिन हम अपने पूर्व जन्मों के जो कमजोर ग्रह को लाए हैं, अगर इस जन्म में हम उन ग्रहों को एक स्तर पर नहीं लाते हैं, तो हमारी आयु तो वहां कम होगी। प्लस जो उन ग्रहों को बैलेंस करके, क्योंकि ज्योतिष हमेशा कर्म पर आधारित है, ज्योतिष आपके पूर्व जन्मों का क्रम और अभी के कर्म पर ही आधारित है। ज्योतिष भाग्य नहीं, आपके कर्मों के अनुसार आपका भाग्य इसमें परिवर्तित होता है, और आप उसकी व्याख्या आपके कर्मों के अनुसार की जाती है। एक ही प्लैनेटरी पोजीशन दो व्यक्ति की है और दोनों के कर्म अलग अलग हैं, तो दोनों का प्रभाव अलग अलग होता है। एक ही प्लैनेटरी पोजीशन है, इसका मतलब नहीं कि दोनों एक तरह का व्यवहार होगा, वो देश काल परिस्थिति और उसके कर्म के अनुसार होगा। अगर किसी का द्वितीय हाउस जिसको कहते हैं ज्योतिष में, मान लीजिए खराब है, और वो अपने परिवार से, अपने कुटुंब से विद्रोह करता चला जाता है, कुटुंब से सामंजस्य नहीं बना रहा, तो उसका सेकंड हाउस या सेकंड हाउस का जो भी ग्रह अधिपति है वो कमजोर होता जाएगा, तो उसको परिणाम उसको नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। लेकिन अगर खराब स्थिति में भी है और वो अपने कुटुंब को, अपनी वाणी को अच्छा रखता है, तो उसका कोश और उसका वो ग्रह भी मजबूत स्थिति में आ सकता है। दो व्यक्तियों की एक ही स्थिति है, लेकिन दोनों अपने कर्म से उस ग्रह को अच्छा कर सकते हैं या अपने कर्म से खराब कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हर इंसान का कर्म कैसा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर कर्म ठीक हो गया तो हो सकता है कोई 120-130 वर्ष भी है। ये तो ग्रहों के कर्मों के आधार पर एक अनुमान 120 वर्ष दिया गया है।
लेकिन वो आप उन ग्रहों को उस हिसाब से तो रखिए जो आज के समय में बहुत मुश्किल है, और अपवाद है कि लोग इसको मेंटेन करके कोई ऋषि महर्षि 120-30 वर्ष तक जिंदा रहते हैं। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल जी। कि क्या नग जो होते हैं, कोई बहुत सारे नग होते हैं ना, मूंगा हो गया और बहुत सारे नग होते हैं जिनका भी मुझे नाम नहीं पता, इनको पहनने के बाद ग्रह नक्षत्र क्या सच में ठीक हो जाते हैं? देखिए, आपकी कोशिश क्या है? आपकी कोशिश है कि जो नेचर की वाइब्रेशन है आप अपने वाइब्रेशन से सिंक्रोनाइज करें, हार्मोनाइज करें या रिजोनेंस पैदा करें। तो जिस तत्व की कमी होती है, सपोज करिए किसी कहता है कि मूंगा मंगल के नक्षत्र के लिए जोड़ते हैं। मूंगा का कलर ऐसा होता है, कलर का आपको मालूम होगा कि सूर्य की किरणें 7 कलर होते हैं, सूर्य की किरणों में ही 7 कलर होते हैं, और सफेद कलर सारे रंग को परावर्तित कर देता है और ब्लैक सारे को ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए ब्लैक दिखाई पड़ता है। कोई लाल दिखाई पड़ रहा है, लाल को परावर्तित कर देता है, बाकी ग्रहों को एडजस्ट कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इस कारण से पर्टिकुलर लाल क्यों दिखाई पड़ता है? लाल इसलिए दिखाई पड़ रहा है उस पर्टिकुलर रेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी किरणों को वो, बाकी रंगों को वो अंदर ले रहा है। तो अगर सूर्य मान लीजिए, मंगल मान लीजिए लाल रंग से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो वो जो सूर्य का प्रकाश जब उस लाल रंग पर पड़ेगा तो वहां पर आवर्तन की प्रक्रिया जो विज्ञान में है, रिफ्लेक्शन का, बेसिकली कलर दिखाई पड़ने का, वो आपके बॉडी को टच करता हुआ बॉडी को भी प्रभावित करेगा। तो वो बॉडी के प्रभावित करने से हाँ सूक्ष्म रूप से कम प्रभावित करेगा, लेकिन प्रभावित करेगा और धीरे धीरे लगातार प्रभावित करता है। आपका आशा शायद ज्योतिष के उपाय की तरफ है, तो ज्योतिष के उपाय में जितना अच्छा उपाय किसी की आत्मा को संतुष्ट करना। सेकेंड लाइन पर वनस्पतियों को संतुष्ट करना। थर्ड लाइन में मैं मानता हूं कि ये जेम्स जो ये इस तरह के जो हैं नग, इनको पहनने से भी, लेकिन ये तीसरी श्रेणी में आते हैं। पहली श्रेणी में आपको अपने सूर्य को ठीक करना है तो पिता को आप ठीक करिए, सूर्य ठीक हो जाएगा। आपको मंगल को ठीक करना है, मंगल अगर खराब है तो आप लाख पूजा कराते रहिए, और अपने भाई को अगर आप घर से निकालते रहेंगे, भाई को प्रताड़ित करेंगे, तो आपका मंगल कभी ठीक नहीं होगा। आपको मंगल ठीक करना, अपने उस रिश्ते को ठीक कर लीजिए। बुध को ठीक करना है, अपनी बहन को, भुआ को आप बिल्कुल इज्जत दीजिए, ठीक करिए, बुध ठीक हो जाएगा। बृहस्पति को ठीक करना, अपने गुरु को ठीक कर लीजिए, गुरु जैसे लोगों को। तो ये जो आत्मा का जो आशीर्वाद है ना, वो बहुत फलित होता है ज्योतिष में। आत्माओं को खुश करके ग्रहों को आप प्रभावित कर सकते हैं। आपने आशीर्वाद का नाम दिया, तो आशीर्वाद से मैं ये पूछना चाहूंगी कि आशीर्वाद सच में इफेक्टिव होता है या नहीं होता है? जैसे कि मैं बहुत मानती हूँ कि ये हथेली अगर हमारे सिर पे रख जाए तो बहुत ज्यादा आशीर्वाद लगता है, तो इसका हथेली का सिर से क्या तात्पर्य? हमारे यहाँ कहा गया है वादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनं च चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो। अगर किसी को अपना आयु मतलब स्वास्थ्य के साथ विद्या, यश और बल, हर मामले में बल चाहिए, तो अपने से बड़ों का सम्मान करना प्रारंभ कर दें। अपने से बड़ों का सम्मान आप ये देखिए, जब भी आप कोई अच्छी बात, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव चीजें बोलती हैं किसी को, अपने बच्चे को, अपने छोटे भाई को या किसी को भी, तो उसमें बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। और वहीं जब आप निगेटिव बातें बोलती हैं तो उसका भी प्रभाव उस पर पड़ता है। आप सॉरी, आपको कोई कुछ कहता है तो आप दुखी हो जाती हैं कभी, और कोई कुछ कहता है तो प्रसन्न हो जाती हैं। तो जब आशीर्वाद आपको मिलता है तो वो प्रसन्नता है, और जब प्रसन्न होंगी तो बॉडी के ऑर्गन्स आपके उस हिसाब से वाइब्रेट करेंगे, तो आपकी उत्साह, ऊर्जा बढ़ेगी, फिर आपको कार्य करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, दक्षता बढ़ जाएगी, तो स्वाभाविक रूप से फलित होगा, आशीर्वाद फलित होता है। और जहाँ तक हथेली की बात है, तो अगर साइंटिफिकली हम बात करें तो आपका ये पाम जो है 800 साइकिल पर सेकेंड पर वाइब्रेट कर रहा होता है, ये पर्टिकुलर पाम जो है। इसीलिए हमारे हाथ जोड़ते हैं जब, तो 1600 साइकिल पर सेकेंड का आपके पूरे बॉडी में
संचार होता है। और जब आप प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो वहाँ आपका वो बिल्कुल आप सरेंडर की मुद्रा में होते हैं। और जब भी सरेंडर की मुद्रा में होते हैं तो आप एक्सेप्टेंस के लिए तैयार हैं। आपका 1600 साइकिल पर सेकंड पर वाइब्रेट करते हुए आप सरेंडर में हैं और अगला आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, एक्सेप्टेंस के लिए तैयार है। तो उसका वाइब्रेशन जो 100 साइकिल से आपके मस्तिष्क पर रख रहा है और आप बिल्कुल अपने अंदर के पूरे वाइब्रेशन को सिंक्रोनाइज करके उस आशीर्वाद को, उस वाइब्रेशन को ग्रहण करते हैं। और जब उस वाइब्रेशन को आप ग्रहण करते हैं, उस फ्रिक्वेंसी को आप एक्सेप्ट करते हैं, तो आपके अंदर एक अति ऊर्जा का विकास होता है जो आपके सारे कोशिकाओं को एक स्फुरण में लाते हैं और वो फिर आपके बुद्धि में, विवेक में, शक्ति में, बल में, सभी में स्फुरण पैदा करते हैं। आशीर्वाद का ये होना होता है। ऐसे ही बहुत सारे अनसुलझे सवालों को हम फिर से लेके आएंगे वैदिक ज्योतिषी में। तब तक के लिए आप देखते रहिए वैदिक ज्योतिषी। धन्यवाद।